सिक्स सेम लेसन 1 और वीडियो संख्या आपकी तीसरी वीडियो है। उदारवाद के उत्थान एवं विकास के जो कारण हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने 4 बिंदु कर लिए थे, 4 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। आज हम 5वां बिंदु कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की भूमिका। उस समय ऐसी क्या घटनाएं घट रही थी जिसका प्रभाव विशेष रूप से ब्रिटेन पर पड़ता है। तो क्या था, क्या बदलाव आ रहा था। ब्रिटेन जहां अपनी आंतरिक अवस्था में परिवर्तन की करवट ले रहा था, वहीं उसके चारों ओर विश्व के विभिन्न देशों की गतिविधियां भी उसे लगातार प्रभावित कर रही थी। 1776 से 83 ईस्वी के अमेरिका में ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिससे ब्रिटेन को इस संग्राम में अमेरिका जो है उपनिवेश था इनका, तो ये आज़ाद हो जाता है और इसको जो है पराजित होकर इंग्लैंड को अपने जो अधिकार हैं वो त्यागने पड़ते हैं। इसके बाद फ्रांस में भी निरंकुश जो राजतंत्र होता है उसके विरुद्ध क्रांति हो जाती है। एक अलग माहौल वहाँ होता है, नागरिक अधिकारों की मांग जो है वहाँ पर विशेष रूप से उठती है। तो वो नागरिक अधिकार भी जो है समाज प्राप्त कर लेता है और शासक को जो है मृत्यु दंड दिया जाता है। और इस दौरान जो साहित्य है वहाँ फ्रांस में रचा जाता है, जो तो वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है इंग्लैंड का। तो ये एक विशेष बात वहाँ पर घटती है। इसके बाद जिस तरह की गतिविधियां नेपोलियन की रही, उनसे ब्रिटेन, नेपोलियन तानाशाह था, उससे फ्रांस विरोधी जो माहौल है वो इंग्लैंड में बना, जनमत तैयार हो गया कि ऐसी अत्याचारी गतिविधियां नहीं सही जाएंगी। सरकार को उन भावनाओं का आदर करना अनिवार्य था। नेपोलियन के बाद जो वीना सम्मेलन होता है, 2 नंबर में आ सकता है वीना सम्मेलन का, वो 1815 में ब्रिटेन यूरोप के विभिन्न भागों में अपने हित सुरक्षित रखने में सफल हो जाता है। ये समाज का ही प्रभाव था। दूसरी ओर आयरलैंड में जारी जन आंदोलन ने भी उसे समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, समाज को आयरलैंड में जो आंदोलन चलता है, फ्रांस में चलता है, अमेरिका में चलता है, इन सब घटनाओं ने उदारवाद मतलब एक नई सोच, नए परिवर्तनों के लिए प्रेरित किया। इस बात को हम समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या आए। जहां राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटेन में लगातार उदारवाद के पक्ष में वातावरण बन रहा था, राजनीतिक दृष्टि से वातावरण बन रहा था, साथ में क्या हो रहा था, वहीं कृषि और औद्योगिक क्रांति हम पढ़ के आए थे। इन्होंने जीवन स्तर, जो जीवन स्तर था उसमें काफी बदलाव ला दिया था। अब लोग कोई भूखे नहीं मर रहे थे, भूखे मरने की ओर कोई नहीं था, बल्कि अब लोग शिक्षा का महत्व समझने लगे थे, ज्ञान की ओर बढ़ने लगे थे। और इस सारे से समाज के जो वर्ग हुआ, उस समाज में एक जागृति आई, जिसका परिणाम क्या था कि लोग शासन में भागीदारी, अपने अधिकार और कर्तव्य की बातें करने लगे, उसके बारे में मांग करने लगे। जनता और जागरूक होती गई। उन्होंने सोचा कि अब वो योजना बनाने लगे कि कैसे राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाए कि वो सुधार करें। तो इसके लिए उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक समुदाय बनाए। इस दबाव में राजनीतिक दलों को, समुदाय जब बन गए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो दबाव में जो है दलों को वायदे करने पड़ते कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, इस तरह से काम आएंगे। तो ये सब वायदों का जो है एक दौर चलता है। जैसे आज भी हम देखते हैं चुनाव के समय बहुत सारी पार्टियां वायदे करती हैं, कुछ को पूरा करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पूरे भी नहीं करते हैं। इस तरह धीरे धीरे सामाजिक संदर्भ में ये विचार आता गया कि राज्य का उद्देश्य, एक विचार बना, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। ये प्रमुख चीज थी ये जो हुई। नहीं तो पहले तो तानाशाही पर ही बल दिया जाता था। तो ये एक इस तरह से विभिन्न तरह का जो सामाजिक बदलाव जो है ब्रिटेन में समाज, राजनीतिक व्यवस्था और भारी पड़ा, जिसने उदारवादी विचारधारा व चिंतन की ओर एक कदम बढ़ाने में सहायता की। सीमित लोकतंत्र, 7वां बिंदु है हमारा, सीमित लोकतंत्र। देखो, वैसे तो हम पढ़ते आए हैं कि ब्रिटेन में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो काफी गहरी थी, लेकिन 1832 से पहले ये व्यवस्था जो थी यहाँ पर काफी दोषपूर्ण थी। कैसे थी? 1688 में ठीक है, क्रांति, जब शानदार क्रांति आई, राजतंत्र कमजोर तो हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ। अब भी संसद जो है वो सक्षम नहीं थी कि कोई कानून वो बना के पास करवा ले जल्दी से।
तो इसके लिए कुछ चीजें की गई। राजतंत्र कमजोर अवश्य हुआ, निर्णय ले सके, संसद इतनी सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या समस्याएं थी। मताधिकार केवल 5% लोगों को ही था। कुलीन लोगों का दोनों ही सदनों पर वर्चस्व स्थापित था। भ्रष्टाचार, बेईमानी चारों ओर व्याप्त थी। संसद के सदस्यों को वेतन नहीं मिलता था। महिला मताधिकार था ही नहीं, महिला को मताधिकार मत देने का अधिकार ही नहीं था। तो इन सभी खामियों के चलते, ये इतनी खामियां थी, तो ऐसे कैसे कल्पना की जा सकती है, कैसे जो है कल्पना की जाएगी खामियों के कारण से कि जो भविष्य जो है समाज का वो उज्जवल कैसे हो। तो समाज में जागरूकता आई, लगातार जागरूकता चल रही थी। इन दोनों के प्रति समाज का बौद्धिक वर्ग जागरूक था। सारी कमियों को समाज के जो विभिन्न वर्गों के समक्ष रखा गया, भी ये कमी है जो पर हमने पढ़ी, मताधिकार। तो इन संबंधी जो मांगे थी वो लगातार जोर पकड़ती गई और वो एजेंडा बन गई समाज का फिर। और उसने उदारवाद को जो है ये मांग, ये सुधार ही उदारवाद की नींव थे, जिसके परिणाम बाद में फिर सकारात्मक परिणाम रहे। 8वां बिंदु आपका है संसदीय सुधारों की मांग। उदारवाद का उत्थान जो है अचानक नहीं हुआ, ये हम पहले भी बात कर चुके। कोई क्रांति, कोई इतना बड़ा विचार एकदम नहीं आता। 19वीं सदी से पहले भी कुछ प्रयास हुए थे। ये जो मुद्दे थे लोगों के विचारधारा के, जो ये परंपरा के आए, इन मुद्दों को जॉन लोक, बोलिंग ब्रोक, डेराबज, इन सब लोगों ने उठाया, इन मुद्दों को उठाया। 1688 में क्रांति के तत्काल बाद शुरू कर दिया था इन्होंने उठाना। शुरू में इनको महत्व ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन बाद में मजबूरी बन गया जब सरकार की, जब जनमत ज्यादा तैयार हो जाता है तो सरकार मजबूर हो जाती है। और धीरे धीरे विपक्ष ने इन मुद्दों को महत्व देना शुरू कर दिया, इनके विचारों को। तो मांग उठी कि जो संसद विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के लोग हैं उनको संसद में संतुलित प्रतिनिधित्व हो। ऐसी बात 1760 में बड़े पिट के द्वारा, 2 पिट हुए, छोटा पिट इनका बेटा है, तो उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों को, लोगों को जो है प्रतिनिधित्व संसद में मिलना चाहिए। बाद में इस मांग को कैसे जो है पूरा किया जाता है, कैसे इसकी तरफ 1775-76 में जब संसदीय जो क्षेत्र थे उनका सर्वेक्षण, हमारे यहाँ भी होता रहता है, जब उनका सर्वेक्षण कार्य चलता है कि किस क्षेत्र में कितना क्या संसदीय, कितने संसद के क्षेत्र होने चाहिए, क्या कितने सदस्य होने चाहिए, तो इसके ऊपर जब काम चलता है तो पिट का जो विचार है वो स्वीकार कर लिया जाता है। 1780 से 95 तक कई संगठन भी इस क्षेत्र में काम करते हैं। संवैधानिक सुधार, समर्थन संघ, चुनाव क्षेत्र संतुलन संगठन इत्यादि बने। इन्होंने चुनाव में, ये जो संगठन थे, इन्होंने क्या सुधार किए, क्या सुधार थे इनके। चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं उनकी सदस्यों की संपत्ति क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया। सर्वव्यापक मत, सभी लोगों को मत का अधिकार मिले। मताधिकार ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को मिले। और मतदान कैसे हो, गुप्त मतदान हो। ये सारे विचार इन लोगों ने रखे। सरकार ने इन सुधारों का जो है आंशिक, जो है ये चुनाव सुधार जो थे, आंशिक समर्थन किया। लेकिन जब बड़े स्तर पर मांग उठने लगी तो धीरे धीरे जो है ब्रिटेन की सरकार को लगा कि ये सुधार तो धीरे धीरे करने ही पड़ेंगे। प्रारंभिक प्रयासों की सफलता के बाद बड़े स्तर पर सुधारों की मांग को अपनाया जाने लगा। मांग उठी और फिर अपनाया गया, समझा गया। तो ये हमारा 8वां बिंदु था। अब हम 9वां बिंदु की बात करते हैं। 1815 के बाद के सुधारों के पक्ष में वातावरण। नेपोलियन का जो पतन है तो 1815 की जो वीना कांग्रेस के बाद हम पढ़ के आए हैं। नेपोलियन का पतन, वीना कांग्रेस के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रिटेन अपने हितों को मनाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद काफी बदलाव आया। क्या बदलाव था कि ये जो सुधारों की मांग जो हो रही थी, ये मजबूरी हो गई मानना सरकार के लिए। तो 1815 में एक जनसभा बुलाई जाती है जिसमें इस बारे में विचार विमर्श होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ऊपरी सदन था, ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा होता है जैसे, वो होता है निचला सदन। तो इनमें संख्या का संतुलन हो, क्योंकि ज्यादातर जो सदस्य थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बनाए जाते थे। तो 1816 में यह मांग कि ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले से कम होनी चाहिए जोर पकड़ने लगी।
ताकि जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको निरस्त ना किया जा सके, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो वातावरण बना और धीरे धीरे जन आकांक्षा, जन प्रतिनिधियों की जो मांग थी उसको बल मिला। तो इस तरह धीरे धीरे 1830 तक वातावरण पूरी तरह से जन प्रतिनिधि और जन आकांक्षाओं की ओर मुड़ गया। उसके बाद 1830 में चार्ल्स चतुर्थ मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है और विलियम चतुर्थ शासक बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चरित्र वाले शासक थे। सुधारों के पक्ष में विलियम चतुर्थ सुधारों के पक्ष में थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री भी चेंज हो जाते हैं। अर्ल ऑफ ग्रे ये भी सुधारों वाले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सुधारों का बिल पास करवाने के लिए प्रयास किया। जब वो बिल पास नहीं हुआ तो इन्होंने दोबारा चुनाव करवा दिए और सत्ता दोबारा से हासिल कर ली। फिर भी अस्वीकृत हो गया बिल, तो पास नहीं हुआ। तो दोबारा चुनाव, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। आखिर में शासक और जो पीएम है, सरकार है, उसमें समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नए सदस्य मनोनीत कर इसे पास करवा दिया। इसके बाद ब्रिटेन उदारवादी लहरों में तैरने लगा, मतलब उदारवादी विचारों का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये हमने पढ़ा उदारवाद के उत्थान के कारण, विकास के कारण। अब हम घटनाक्रम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है ये उदारवाद का विकास चलता है। ब्रिटेन में उदारवाद का विकास अचानक पैदा हुई प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में जितने भी हम बिंदु पढ़ के आए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, कैसे सुधारों की मांग होती है, कैसे प्रधानमंत्री बदलता है, कैसे फ्रांस में और अन्य जैसे जहाँ जहाँ जो चीज़ें होती, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, संगठन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। तो उन सारी परिस्थितियों ने एक नई तरह की परिपक्वता, मेच्योरिटी जो है आंदोलन में लेकर आई। वर्तमान में ब्रिटेन की लोकतंत्रीय परंपरा तथा सामाजिक विकास संबंधी धाराएं विश्व में बहुत अधिक सम्मान रखती हैं। इन सभी आदर्शों का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तथा 20वीं शताब्दी के जन कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में अपनी पहचान बना गया। जन कल्याणकारी राज्य बनाना जो है इनका उद्देश्य था और आदर्श बना। ये उदारवाद के विकास को हम इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं कि हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे कि कैसे संसदीय सुधार और लोकतंत्रीय विकास हुए। उसमें हो आपके आएगा प्रथम सुधार अधिनियम 1832, द्वितीय सुधार अधिनियम 1867 और फिर आपका आएगा तृतीय सुधार अधिनियम 1884 से 85, फिर 20वीं सदी का सुधार अधिनियम, उसमें 1911 का, 1918 का, 1928 का। ये अधिनियम पढ़ेंगे। इनमें कुछ नई नई चीज़ें जुड़ती गई। सारी अधिनियमों में उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सटेंड किया गया, लगभग सुधार को एक्सटेंड किया गया है, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस बीच आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपको कोई बात ना समझ में आई तो ज़रूर पूछें और इनके नोट्स बना लें आप।